बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट को एक बात बहुत अच्छे से पता होती है, रीजनिंग पजल्स कोई मामूली चुनौती नहीं है। शुरुआत में अक्सर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सोचने की क्षमता का टेस्ट है, लेकिन अगर एक अनुभवी रणनीतिकार की नजर से देखें तो सच्चाई कुछ और ही है। ये पजल्स केवल लॉजिक का खेल नहीं है, सच कहूं तो ये भाषा और शब्दों का रचा हुआ एक बहुत बड़ा मायाजाल है। आज के इस खास एक्सप्लेनर सेशन का मुख्य मकसद इसी भाषाई चक्रव्यूह को तोड़ना है। हम उन जटिल शब्दों और वाक्यों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे जिनका इस्तेमाल पेपर सेटर्स जानबूझकर आपको फंसाने और आपका कीमती समय बर्बाद करने के लिए करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और एक कोड ब्रेकर की तरह पजल्स को हैक करने का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए हमने इस सेशन को एक स्ट्रक्चर्ड मास्टर क्लास की तरह डिजाइन किया है। हम अल्टीमेट पजल स्ट्रैटेजी से शुरुआत करेंगे, फिर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के 1D बेस को समझेंगे, उसके बाद सर्कुलर और स्क्वायर लॉजिक, और फिर सबसे चुनौतीपूर्ण कॉम्प्लेक्स फ्लोर पजल्स को नेविगेट करना सीखेंगे। और हाँ, आखिर में उन छिपे हुए भाषाई जालों को तोड़ना और परीक्षा के भारी दबाव में टाइम को मैनेज करना भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली और सबसे अहम रणनीति से, जिसे हम गेटकीपर को डिकोड करना कह सकते हैं। देखिए, किसी भी युद्ध को जीतने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाली चुनौती आखिर कितनी बड़ी है। बैंकिंग एग्जाम्स में पजल्स वास्तव में एक गेटकीपर या द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं, जो सीधा सीधा ये तय करते हैं कि कट ऑफ कौन पार करेगा और कौन वहीं रुक जाएगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50%। जी हाँ, चाहे वो SBI हो, IBPS हो या फिर RRB के एग्जाम्स, रीजनिंग सेक्शन में कम से कम 50% वेटेज सिर्फ और सिर्फ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का होता है। मतलब 40 में से 25 से 30 मार्क्स केवल इसी एक हिस्से से आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस गेटकीपर को पार किए बिना सिलेक्शन की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। यह वो पड़ाव है जिसे हर हाल में जीतना ही होता है। यहाँ एक गलती बहुत आम है। अक्सर हम पजल्स के पैटर्न को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा स्ट्रैटेजिस्ट ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि रटने से सिलेक्शन कभी नहीं मिलता। पेपर सेट करने वाले बहुत चालाक होते हैं। वो हर साल कोई नया पैटर्न नहीं लाते, बल्कि पुरानी पजल्स की भाषा और शब्दावली को ही थोड़ा सा घुमा देते हैं। इसलिए फोकस सिर्फ सवाल सॉल्व करने पर नहीं, बल्कि परीक्षक की भाषा और उसके माइंडसेट को डिकोड करने पर होना चाहिए। अब आते हैं अपने बेसिक फाउंडेशन पर, यानी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को डिकोड करना। कोई भी इमारत बिना मजबूत नींव के नहीं टिकती। ठीक उसी तरह सबसे बेसिक 1D स्ट्रक्चर यानी एक सीधी पंक्ति वाले अरेंजमेंट से ही हमारी सारी रणनीतियों और लॉजिक की शुरुआत होती है। लीनियर पजल्स में सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन एंड या छोर शब्द को लेकर होता है। एक सीधी लाइन में अंतिम छोर का मतलब केवल शुरुआत या केवल अंत बिल्कुल नहीं है। पंक्ति के दोनों सबसे बाहरी स्थान, यानी एकदम पहली पोजीशन और एकदम आखिरी पोजीशन, दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स कहलाते हैं। चाहे दिशा बाईं हो या दाईं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी सी क्लैरिटी शुरुआत में ही गलत पोजीशनिंग से बचा लेती है। अब जरा दिशाओं की बात कर लेते हैं। दायां और तुरंत दायां के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन तीखा अंतर है। अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति दाएं बैठा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो दाईं ओर मौजूद किसी भी खाली सीट पर हो सकता है। लेकिन जैसे ही तुरंत दायां या इमीडिएट राइट शब्द जुड़ता है, गेम बदल जाता है। इसका अर्थ है एकदम बगल वाली सीट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिनेमा हॉल में एक ही लाइन में कहीं भी बैठना और किसी के साथ एक ही आर्म रेस्ट शेयर करना। बेस बनाते वक्त ये बारीकी बहुत काम आती है। लीनियर लाइन से आगे बढ़ते हुए अब कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। बात करते हैं सर्कुलर और स्क्वायर लॉजिक की, जिसे हम एक कंटिन्यूअस लूप कहते हैं। यहाँ आते ही लॉजिक पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। लीनियर पजल्स में हमें पता था कि एक निश्चित बॉर्डर है, एक छोर है, लेकिन सर्कुलर पजल वो तो एक निरंतर लूप है। इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। इसीलिए इसे सॉल्व करने का अप्रोच भी बिल्कुल अलग होता है। सर्कल में आप किसी को भी कहीं से भी बिठाना शुरू कर सकते हैं। सारा खेल बस दाएं और बाएं का रह जाता है, खासकर तब जब कुछ लोग टेबल के अंदर की ओर देख रहे हों और कुछ बाहर की ओर।
अब जो नियम हम डिस्कस करने वाले हैं, मान लीजिए वो पूरी रीजनिंग का ब्रह्मास्त्र है। एग्जामिनर्स सबसे ज्यादा इस भाषाई जाल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए, जब वाक्य में हु या हिंदी में जो शब्द आता है तो आगे की सारी जानकारी उस शब्द से ठीक पहले आए व्यक्ति के लिए होती है, लेकिन जब वाक्य में एंड या और का प्रयोग होता है तो आगे की बात उस लाइन में सबसे पहले बताए गए व्यक्ति से जुड़ती है। इस एक ट्रिक को पकड़ लेने से लंबे लंबे पैराग्राफ्स में से काम का सुराग ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब एंटर करते हैं उस जोन में जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फ्लोर पजल्स को नेविगेट करना। ये एक 3D ग्रिड है जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और फ्लैट्स का लॉजिक शामिल होता है। यहां आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दिशाओं में एक साथ सोचना पड़ता है। थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। इस तरह के ग्रिड अरेंजमेंट में फ्लोर्स वर्टिकल होते हैं, यानी ऊपर से नीचे, और फ्लैट्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व। एक ही फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं। अब अगर कोई चौथे फ्लोर के फ्लैट ए में है और कोई तीसरे फ्लोर के फ्लैट बी में है, तो याद रखिए वे एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे नहीं हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के इस चौराहे को दिमाग में इमेजिन कर पाना ही इस पजल को डिकोड करने की पहली चाबी है। इस बिल्डिंग लॉजिक को क्रैक करने के 3 बहुत ही गोल्डन रूल्स हैं। पहला, इवन और ऑड फ्लोर्स की शर्तों को बेहद ध्यान से पढ़ना। दूसरा, खाली या वेकेंट फ्लैट का नियम। एग्जामिनर्स अक्सर इस ट्रिक का इस्तेमाल सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं। खाली फ्लैट भी एक जगह घेरता है, इसलिए उसे काउंटिंग से बाहर नहीं निकाल सकते। और तीसरा रूल, जब कहा जाए कि 2 लोगों के बीच 2 फ्लोर का गैप है, तो ये गैप पूरे बिल्डिंग के फ्लोर्स पर गिना जाएगा, चाहे वे लोग सेम फ्लैट टाइप में रहते हों या अलग अलग। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाषाई जालों को तोड़ना। अब हम सीधे उन शब्दों पर अटैक करेंगे जिन्हें जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक अच्छा रणनीतिकार इन्हीं शब्दों को हैक करता है। सबसे क्लासिक ट्रैप जो लगभग हर पेपर में दिखता है वो है प्लेसेस अवे या स्थान दूर। मान लीजिए लिखा है कि बी ए से 3 स्थान दूर बैठा है। अक्सर जल्दबाजी में हम बीच में 3 का गैप छोड़ देते हैं, जो कि 100% गलत है। इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला है। जो भी नंबर दिया है उसे पढ़िए, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और जो बचे वही आपका एग्जैक्ट गैप है। यानी 3 स्थान दूर का सीधा सा मतलब है बीच में सिर्फ 2 लोगों का गैप। है ना आसान? ये ट्रिक एग्जाम में बहुत टाइम बचाती है। आजकल मेंस एग्जाम्स में असमानताओं या इनइक्वालिटीज वाली भाषा का बहुत ट्रेंड है, जैसे 5 से अधिक नहीं। इसका मतलब है कि नंबर 5 से बड़ा नहीं हो सकता। 5, 4, 3, 2, 1 सब चलेंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चूक होती है वो है 0, यानी 0 को भूल जाना। 0 भी तो 5 से अधिक नहीं है ना, इसलिए 0 को हमेशा पॉसिबिलिटीज में शामिल रखना चाहिए। इसी तरह 3 से कम नहीं का मतलब है कि 3 भी हो सकता है और उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। एक और हाई लेवल ट्रैप जो पजल्स के बीच में किसी बम की तरह गिरता है, जब एक ही सेंटेंस में 2 अलग अलग वेरिएबल्स को मैथ के जरिए जोड़ दिया जाता है। ऐसे में पैराग्राफ बहुत भारी लगने लगता है। घबराने की जरूरत नहीं है। इसे पढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका है इसे एक छोटी सी इक्वेशन में बदल लेना। पूछिए खुद से, ए के दाईं ओर कितने लोग हैं? उतने हैं जितने बी के बाईं ओर हैं, बस उसमें से 1 घटा दीजिए। यानी अगर बी के लेफ्ट में 3 लोग हैं तो ए के राइट में 2 लोग होंगे। टुकड़ों में तोड़कर पढ़ने से दिमाग पर बिल्कुल प्रेशर नहीं आता। सब कुछ सीख लिया, सारे रूल्स डिकोड कर लिए, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में टाइम के प्रेशर को हैंडल नहीं किया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। हाई स्टेक्स एग्जाम्स में एग्जीक्यूशन ही अल्टीमेट किंग है। एक बात बिल्कुल क्लियर माइंड में बिठा लीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस को सॉल्व करने का अप्रोच जमीन आसमान का अंतर रखता है। प्रीलिम्स की पजल सीधी होती हैं, वहां स्पीड चाहिए। एक आइडियल बेंचमार्क 90 से 100 सेकंड का होना चाहिए। इसके ठीक उलट मेंस एग्जाम की पजल्स बहुत लेयर्ड होती हैं। वहां 90 सेकंड वाला माइंडसेट काम नहीं आएगा, वहां चाहिए गहरा एनालिटिकल स्टैमिना। मेंस की एक अच्छी पजल में 12 से 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक झटके में कई मार्क्स देकर जाती है। इसलिए टाइमर लगाकर इन दोनों अलग अलग माइंडसेट्स की प्रैक्टिस करना बहुत क्रूशियल है। अब सवाल यह है कि उस 90 सेकंड के बेंचमार्क को बीट कैसे किया जाए। इसके लिए एक जबरदस्त पेसिंग स्ट्रैटेजी काम आती है। पहले 0 से 30 सेकंड का इस्तेमाल केवल पजल को पढ़ने और काम की शर्तों को शॉर्टहैंड में नोट करने के लिए कीजिए।
फिर अगले 30 से 60 सेकंड में अपना बेस तैयार करके सारी पॉसिबिलिटीज को उसमें फिट कीजिए और बचे हुए आखिरी 60 से 90 सेकंड में गलत पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करके सही सॉल्यूशन तक पहुंच जाइए। इस तरह का स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉलो करने से पैनिक नहीं होता और आपकी स्पीड बरकरार रहती है। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सिर्फ दिन रात पजल सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या वास्तव में एग्जामिनर के दिमाग को डिकोड कर रहे हैं? याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ उनका नहीं होता जो मेहनत करते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, जो रटने के बजाय शब्दों के उस छिपे हुए जाल को पहचान लेते हैं। ये नजरिया आपको एक असली कोड ब्रेकर बनाता है। इस ब्लूप्रिंट का रोजाना अभ्यास किसी भी पजल को भेदने की ताकत रखता है। उम्मीद है आज के इस एनालिसिस से पजल्स को